हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये हमको पता है, नॉर्मल पर्लेंस में भी हमको पता है कि डिसीजंस क्या होते हैं और कैसे लेते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अब इसको जो मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस ऑलमोस्ट एवरी टाइम, है ना। और उसके जो डिसीजंस है वो मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट और टाइम और रिसोर्सेज तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। एक भी गलत डिसीजन अगर लिया तो ये फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। इसलिए उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस मेकिंग हो या फिर उसके रूटीन डिसीजंस हो, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें कि डिसीजन मेकिंग को उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दे रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं तो सबसे पहले आ रहा है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रैशनल चॉइस और सिलेक्टिंग वन और वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, रैशनल चॉइस क्यों करना है या सिलेक्ट क्या करना है, वेरियस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, सबके प्लस और माइनस पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने हैं और सारे सबको देख के और फिर आपको डिसीजन करना है कि आपको कौन सा कोर्स एक्शन का सिलेक्ट करना है। डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। ये हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और उसमें से फिर हमें एक कोई सॉल्व करना है, कोई एक को चूज़ करना है। अगर मान लो इसकी जगह अगर एक ही है, एक ही सॉल्यूशन है तो इजी हो जाता है ना डिसीजन मेकिंग, अपने को वही करना है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। डिसीजन मेकिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ऑब्वियसली हर एक एक्शन के पीछे इसका एक पर्पस होता है, डिसीजन मेकिंग के एक्शन के पीछे एक पर्पस होता है, वो फुलफिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट होना, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक डिसीजन भी गलत गया तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज तीनों चीज़ें वेस्ट हो जाती है। कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज, क्योंकि ये तीनों ही स्केयर्स होते हैं और तीनों ही प्राइसलेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सिचुएशन और एनवायरनमेंट। वो तो समझ से बात है ना कि भाई अगर हमारा पेंडेमिक का सीज़न चल रहा था तब अलग हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, अभी अलग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन का है। अभी इसी जगह कोई वॉर की सिचुएशन होती है तो आपको अलग तरह का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन को डील कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देख रहे हैं हम। क्वेश्चंस आपको अब इस पे से आते हैं, इससे पहले हमने जो भी देखा ना ये तो इंट्रो था। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले है रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। रूटीन तो हमें समझ में आ रहा है, डेली के डिसीजंस करना है, वो हो गए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होगा, स्ट्रेटेजिक कौन करता है, जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, टॉप लेवल। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है ये किसको लेने होते हैं, टॉप लेवल को। जैसे कि हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है कि असेंबलिंग यूनिट बनाना है, या हमको कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, या अगर हमें किसी भी ऑफिसर है हमारे जो रिटायर हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनके जगह हमें किसको प्रमोट करना है या ट्रांसफ़र करना है या रिक्रूट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। और रूटीन डिसीजंस कौन लेता है, रूटीन डिसीजंस डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर लोअर लेवल के लोग लेते हैं जो रूटीन के डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे कि उन्होंने 3-4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या फिर आप कौन सा रूटीन डिसीजन है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। रूटीन डिसीजंस का एक और नाम है टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं इसको, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। तो टैक्टिकल जो है, टैक्टिकल और रूटीन एक ही बात है। दे आर मेड रिपीटेटिवली फॉलोइंग सर्टन एस्टैब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। रोज का रूटीन है, हर एक सिमिलर सिचुएशन में कैसे डील करना उन्होंने प्रोसीजर्स बना रखे हैं, उसको फॉलो करना है। अब आप उसको फॉलो करते रहो, रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ को फॉलो करो और ये रूटीन डिसीजंस लो। दे नेदर रिक्वायर कलेक्शन ऑफ न्यू डेटा नॉर कन्फरिंग विथ पीपल।
दस दे कैन बी टेकन विदाउट मच डेलिब्रेशन, मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लिखे रहते हैं, आपको वैसे ही डील करना है. दे मे बी कॉम्प्लिकेटेड बट आर ऑलवेज वन डायमेंशनल. डायमेंशनल मतलब वन डायमेंशनल मतलब एक जैसे ही आते, और वो आपको पता है कि वो किस तरह से आपको फेस करना है. मैनेजर को कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इसको. ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट लेता है. कौन से? ये जो आपके रूटीन के या टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग है, ये कौन लेता है? ये लेते हैं आपके, ठीक है. और इसी जगह अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेटेजिक या बेसिक डिसीजंस की, तो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर टेकन जनरली बाय द टॉप एंड द मिडल मैनेजमेंट. मिडल मैनेजमेंट मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है. तो डिपार्टमेंटल हेड्स तो दोनों तरफ से भी करते हैं, रूटीन वाले भी कभी कभी लेते हैं, और इसके अंदर स्ट्रेटेजिक में भी टॉप लेवल को असिस्ट करते हैं. द हायर द लेवल ऑफ मैनेजर द मोर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ही इज रिक्वायर्ड टू टेक. तो ये हमारे हो गए रूटीन या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. सेकंड पे आते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड. प्रोग्राम्ड डिसीजंस मतलब तय, जैसे मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, उसका एक्सीडेंट हो गया और आपको उसको इंश्योरेंस कवर देके उसको उसकी जगह किसी और को लेना है, ठीक है. तो ये अपने आप में क्या है, एक आधी कभी बार हो जाता है इवेंट ये, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस है. प्रोग्राम डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके वर्कर्स ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कैसे डील करना. अगर ये वर्कर ने 8 दिन से मतलब पूरे टाइम के उसने इतनी पर्टिकुलर छुट्टियां कर ली हैं, तो हमें क्या करना है उसके साथ? उसको हम नोटिस देंगे, फिर उसको सुनेंगे क्या बोल रहा है, उसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सुनेंगे, और नहीं है तो फिर उसका बेसिक वेजेस में से पे कटेगा. तो ये सब हमें पता है कि क्या करना है. तो नॉर्मल डिसीजंस जो रूटीन में होते रहते हैं ना, तो वो उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड. जो आपको पता है कि ये ऐसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कभी रॉ मटेरियल्स आपके टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, कभी और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये तो हमें पता है कि रूटीन के बिजनेस में होता रहता है. पर नॉन प्रोग्राम्ड मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं होता और वो कभी कभार एक बार हो जाता है, वो होता है नॉन प्रोग्राम. तो देखो प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? दे आर ऑफ रूटीन एंड रिपीटेटिव नेचर, और उनको डील करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो उस मैनेजर को पता रहता है. पर नॉन प्रोग्राम्ड जो रहते हैं, जो किसी को पता नहीं रहते, दे अराइज आउट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर उनके लिए आपको उसी टाइम कोई प्रोसीजर बनाना पड़ता है. पहले से कोई प्रोसीजर तय नहीं रहता उसका. जैसे कि for example, if an employee absents himself from his work for a long time without any intimation, the supervisor need not refer this matter to the chief executive. यहाँ पे उसको पता है कि ये तो रूटीन का ही है काम इसका, मतलब लॉन्ग टाइम से नहीं आया, तो अगर बता के नहीं आया तो सुपरवाइजर चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं बताएगा इन सब के बारे में. वो क्या करेगा? खुद के बिना पे डिसीजन ले लेगा. वो उसके पास उस एम्प्लॉय से स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से डील करेगा कि उसको सस्पेंड कर देगा या नोटिस दे देगा या चार्जशीट डाल देगा, ये सब करेगा. पर अगर इसी जगह बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ छुट्टी पे जा रहे हैं या काम पे नहीं आ रहे, तो ये अपने आप में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूटीन मैनर में आपको डील नहीं करना है. इसके लिए ये नॉन प्रोग्राम्ड है, इसीलिए आपको इसको क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करके डिसीजन लेना है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड दो तरह के डिसीजंस होते हैं. प्रोग्राम्ड मतलब जो रूटीन के या रिपीटेटिव नेचर के डिसीजंस होते हैं, जो आए दिन होते रहते हैं, उन सिमिलर सिचुएशंस में किस तरह डील करना आपको पता है. और नॉन प्रोग्राम्ड कौन से हो गए? जो आपके कभी कभार ही होते हैं. नेक्स्ट है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस. पॉलिसी है तो सीधा समझ में आ रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, पॉलिसीज बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा, ऑब्जेक्टिव्स लगाएगा. और ऑपरेटिंग डिसीजंस कौन लेगा? ऑपरेशनल लेवल, जो नॉर्मल डे टू डे वर्क के लिए होते हैं ना, वो होते हैं ऑपरेटिंग वाले. तो पॉलिसी डिसीजंस आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एंड आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, but operating decisions are taken by lower management in order to put into action the policy decisions. जो भी policy decisions top level में लिए हैं उनको act करना, उसको implement करना, ये कौन करेगा? operational decisions लेने के लिए operational management करेगा. समझ में आया? जैसे बोनस इशू बोला उन्होंने, ये बोनस इशू करना या राइट इशू लाना, ये एक पॉलिसी डिसीजन है मैनेजमेंट का. पर इसको असल में क्या कैलकुलेट करना, कितने शेयर्स के अगेंस्ट आप बोनस शेयर दे रहे हो,
या उसका प्राइसिंग क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये नीचे वाले लोग करेंगे, जो मैनेजमेंट लेवल के, जैसे जो मैनेजर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर दोज व्हिच अ मैनेजर टेक्स इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। और पर्सनल मतलब क्या हो गया, आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजंस है, वो आप एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेते हो, वो आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, अपने घर के काम तो आप ही करोगे, आपके घर का डिसीजन आप ही करोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, जो आपको मैनेजर के तौर पे लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस, तो ये तो समझ में आता है, इंडिविजुअल मतलब एक का, ग्रुप मतलब ग्रुप का, ठीक है। अब आते हैं हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। चलो आ जाओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हमें अगर किसी का डिसीजन लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और डायग्नोस करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, पता करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, डायग्नोस करोगे रियल प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप। इसका ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो डिटेल में दिया है ना इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता है। जो इनके मेन चीज़ें हैं ना, ये जो इनका टाइटल जो है इस पॉइंट का, उसी पे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, ऐसे आता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना, तो आइडेंटिफाई और डायग्नोस करोगे प्रॉब्लम को। दूसरा क्या है, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, अल्टरनेट्स डेवलप करोगे, मतलब सॉल्यूशंस के तौर पर आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या चॉइस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या हुआ अपना, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हर एक को आपको देखना है कि कौन कौन से होंगे, उसके प्लस क्या पॉइंट्स है, उसके माइनस क्या पॉइंट्स है। फिर आप ये देखोगे कि सब में टाइम और कॉस्ट कितना लग रहा है। आपने जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस देखे, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, दूसरा हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सॉल्यूशंस को किसके बिना पे देखोगे कि टाइम कितना इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट कितना होगा, लोग उसको करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, इवैल्यूएट कर रहे हैं हम, इसमें इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट में लिखा है ना, सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एन अल्टरनेटिव, पॉइंट्स जो दिए। तो नंबर 1 है रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं हर एक कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अगर हम अप्लाई करते हैं हर एक कॉम्बिनेशन को तो उसमें कितने कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, मतलब किसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, किसमें कम एफर्ट लग रहा है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके बाद इतना रिस्क लेके कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, कितने टाइम में वो पूरा होना चाहिए, और क्या वो हमारे आगे की जर्नी को एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो उसको स्मूथ करेगा या और कॉम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तब उसके बेसिस पे हम ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, ओके। अब हमने ये सब इवैल्यूएट तो कर लिया, अब इवैल्यूएट करोगे तो सिलेक्शन भी करोगे। आपको क्या करना है, इन सब का देख के, ये जो सारे हमने ऊपर क्राइटेरियाज बताए, इन सब पे जांच करके आप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, उस ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट और फॉलो अप करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और फिर उसको फॉलो अप करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला क्या था, आइडेंटिफाई एंड डायग्नोसिस द रियल प्रॉब्लम, फिर है डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कर रहे हो, उसके बाद सिलेक्शन करोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस पे आते हैं आपको क्वेश्चंस। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें ये हमें कम से कम 8 टेक्निक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आ जाओ लीनियर प्रोग्रामिंग पे। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कोई भी फंक्शन करोगे अगर आप, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज है, मान लो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आपने एक्स और वाई पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन कैसे बोलते थे, जैसे 2x + 3y, ऐसे करके हमने बहुत चीज़ें पढ़ी है ना, इक्वेशन सॉल्व करते थे हम। तो
तो ये जो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग है एक तरह से। इसमें क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं x और y और कांस्टेंट्स हैं 2 और 3, ठीक है। अब x चेंज हो सकता है, y भी चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यूज अलग अलग पुट करोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं उनके हिसाब से हम कॉम्बिनेशंस बिठाते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मान लो हमको अगर 2 यूनिट एक कैपिटल का लेना है, ठीक है, कैपिटल के 2 यूनिट्स और लेबर के 4 यूनिट्स, इसमें हमारे को कितना आउटपुट होगा। फिर अगर हम इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, अगर हम 8 यूनिट इसके ले रहे हैं, 16 यूनिट इसके ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। उस तरीके से हम जब इक्वेशंस बनाकर लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं उसको देखेंगे और कितने कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स मतलब कितना लिमिटेशन है हमारे पास, उसके हिसाब से हमको बेस्ट मैक्सिमाइज करता हुआ कौन सी इक्वेशन मिलेगी। या तो हम किसी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे या किसी डिसयूटिलिटी को मिनिमाइज करेंगे। यूटिलिटी मतलब कोई अगर अच्छी चीज़ है उसको आप मैक्सिमाइज करोगे, या तो प्रॉफिट हुआ या उस एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज की खूबी हुई, एडवांटेज हुए, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। और या तो क्या करोगे, जिसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, तभी तो कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, तभी तो आपको प्रॉफिट की ज़्यादा उम्मीद रह सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें रिसोर्सेज और कॉन्स्टेंट्स को प्रॉपरली यूज़ करने में हेल्प करती है। मैक्सिमाइज किसको करती है, यूटिलिटी को, और मिनिमाइज किसको करती है, डिसयूटिलिटी को, ठीक है। ये टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी, जब हमें पता है कि हम इतने कॉम्बिनेशन में कोई यूज़ करेंगे तो हमारे को कितना रिजल्ट मिलेगा, जब हमें ये पता रहता है ना तब हम ये यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है ना, एक सिक्का उछालोगे, मैथ्स में आया होगा कि कितने, या तो उसमें हेड्स आ सकते हैं या टेल्स आ सकते हैं, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। द बेसिक प्रेमाइस ऑफ दिस थ्योरी इज डैट द बिहेवियर ऑफ द फ्यूचर इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक, मतलब हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपका अगर मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब अनिश्चितता ज़्यादा है अगर फ्यूचर में, तो हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें हम 2 चीज़ें बनाते हैं, पे ऑफ मैट्रिसेस एंड डिसीजन ट्री, पे ऑफ मैट्रिसेस एंड डिसीजन ट्री। तो उसके बेसिस पे हम कोई भी सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब डिसीजन ट्री कैसा होता है, देखो मैं बताती हूँ। वो क्या करेंगे, एक रूट डिसीजन जो है हमारा रूट प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके हम क्या क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं वो यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने उसके आगे अगर ये डिसीजन लिया तो हमको उसके लिए क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नतीजे क्या हो सकते हैं, इसको इधर 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 कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, कितना रिस्क कितना कॉस्ट, इस तरीके से हम इसकी ब्रांचेस बनाते जाएंगे। तो हमें एक माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि हमें पता नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, तो हमें पता नहीं है, हम तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें डिसीजन लेना है एज अ मैनेजर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूरा व्यू बना रहे हैं ताकि हमारे को क्लियर हो कि हम अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। पे ऑफ मैट्रिसेस और डिसीजन ट्री इसी ऐसे ही प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जहाँ पर अनिश्चितता ज़्यादा है। अगर निश्चित है तो ऊपर वाला जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग वो यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेरियस प्रोबेबिलिटीज, सेकेंड लाइन, वेरियस प्रोबेबिलिटीज आर असाइंड टू द स्टेट ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव जजमेंट। बहुत जैसे हमने पेड़ के ट्रंक में क्या लिखा था कि भाई जो मेन जड़ है वो निकाली, तो हमारे को पता है कि ये हो सकता है, उसके बेसिस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये हम ट्री के हिसाब से बना के देते हैं, ठीक है। तीसरा है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है, जब अगर आपका मार्केट में बहुत राइवलरी होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तब हम क्या करते हैं, गेम थ्योरी करते हैं। गेम थ्योरी मतलब जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जो बिजनेस में 2-3 कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो एक दूसरे के मूव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब
वो क्या चाल चल रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी चाल चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वो उसने कुछ और किया, कोई डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे हम आगे के डिसीजंस लेते हैं उसको काटने के लिए, कि उसका जो डिसीजन है वो उसका फ़ायदा नहीं रहे, उसको नुकसान हो जाए उससे। कितनी पिक्चरें ऐसी इस पे बनी हुई हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं गेम थ्योरी में, क्या करते हैं, राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट जब ज़्यादा रहता है ना, तब हम ये गेम थ्योरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द एडवर्सरीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर सपोज टू बी इन्वॉल्व इन द गेम ऑफ गेनिंग एट द टोटल और पार्शियल एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। या तो हम ये नहीं देखते कि हमें कितना नुकसान होता है, हम इसमें ये देखते हैं कि दूसरे को कितना नुकसान है, उसके हिसाब से ये गेम खेला जाता है। हम भले ही बर्बाद हो जाए, हमें ऐसा लगता है उस टाइम कि हम भले बर्बाद हो जाए पर इसको तो मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, तो उसके हिसाब से हम गेम थ्योरी चलाते हैं। या तो 2 लोगों के बीच में है तो 2% चलेगी, 3 लोगों के बीच में है तो 3% थ्योरी चलेगी, और n% मतलब कितना कितना हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं और हम उनके खिलाफ चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा जो अनसर्टेनिटी नहीं सर्टेनिटी के केस में यूज़ होता है। सेकंड क्या देखा हमने, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो पे ऑफ मैट्रिसेस और डिसीजन ट्री को यूज़ करके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। तीसरा हमने देखा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तो 2 लोगों के बीच में तो 2%, 3 लोगों में तो 3, और नहीं तो n% की थ्योरी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, देखो ऐसे पर मतलब लोगों के लिए, या जैसे हमने एग्जांपल लो, जैसे हमने रेलवे रिजर्वेशन करने गए तो पहले तो क्या टिकट्स के लिए लंबी लाइन लगती थी, अब क्या हो गया, उनको टोकन देके बिठा देते हैं और फिर उनको अलग अलग काउंटर्स अलॉट कर देते हैं। अब ये होता है, नहीं तो ऑनलाइन कर रहे हो तो वो अलग बात है। या फिर ऑनलाइन में भी क्यूइंग थ्योरी, क्यू मतलब लाइन में लगना। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई कार ऑर्डर की है तो हमको बोलते हैं ना कि आपका तो 2-3 महीने बाद आएगी, आज ऑर्डर करोगे तो 3 महीने बाद आएगी, वो क्यू है। क्यू मतलब आप लाइन में हो, आप कतार में हो, आपके पहले जो आएंगे उनको हम पहले सर्व करेंगे। ठीक है, तो वैसा होता है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्यों यूज़ होती है, हॉस्पिटल्स हुए, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हुए, तो वहाँ पे भीड़ एकदम से आ जाती है, उनको डील करने के लिए एक साथ सबको, कि उनको ज़्यादा रुकना नहीं पड़े, उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। ठीक है, आप बेटर सर्विसेज दे सको, तो उसमें ये क्यूइंग थ्योरी यूज़ होती है। तो द टेक्निक मतलब क्यूइंग थ्योरी इज़ यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स। वेटिंग लाइन में लगे रहते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, किसके लिए, लोगों के लिए भी, इक्विपमेंट या सर्विसेज। सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जा रहे हो तो भी तो सर्विस लेने जा रहे हो। तो अंडर कंडीशंस ऑफ इरेगुलर डिमांड, कभी तो डिमांड बहुत तेज़ होती है, कभी एकदम ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तब इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, पर जब जैसे दिवाली पे या पीक सीजन पे लोगों ये कार्स की बुकिंग ज़्यादा होती है ना, तो क्यूइंग थ्योरी में क्या करते हैं हम, वो वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि लोगों को फास्ट सर्विस मिल सके। ठीक है, the objective is to find optimum volume of facilities to minimize the waiting period. On the one hand, the investment associated with building up and maintaining the facilities, and on the other, public transport system, hospitals और big departmental stores, ये सब इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इन तीनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन सब में क्यूइंग थ्योरी यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिम्युलेशन। सिम्युलेशन, सिम्युलेशन मतलब क्या होता है, हम जैसे गाड़ी सीखने जाते हैं ना, तो नॉर्मली आप मारुति कार ड्राइविंग स्कूल में जाओगे ना, तो वो डायरेक्ट गाड़ी थोड़ी पकड़ा देंगे आपको सिखाने के लिए, वो आपको सिम्युलेटर पे बिठाएंगे। सिम्युलेटर मतलब कार जैसा ही एक डमी बैठा रहता है कार, वो वीडियो गेम जैसा उसके अंदर भी चलता रहता है। जैसे आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो ना, वैसे ही सारे कंट्रोल्स रहते हैं उसके अंदर। तो वो आपको पहले वहाँ सिखाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल सेटिंग में एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ सकती है उससे डील करवाते हैं। 2 दिन वो ऐसे करवाएंगे और बाकी दिन आपको सिखाएंगे ऑन रोड। पर पहले से ऑन रोड क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आप गाड़ी ठोक सकते हो, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपकी सीखने की एबिलिटी को देखते हुए वो पहले सिम्युलेटर पे ही बिठाते हैं आपको,
ठीक है, तो यहाँ देखो सिमुलेशन क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सेवरल अल्टरनेटिव कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर कोई भी सिस्टम कैसा बिहेव करता है उसको देखने के लिए सिम्युलेशन होता है। मतलब हम क्या करते हैं, डमी चीज़ बनाते हैं उसी चीज़ का और उसको आर्टिफिशियल सेटिंग में चलाते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि अगर कुछ गड़बड़ है तो इधर ही मालूम पड़ जाए वो चीज़ के लिए। when the conditions of the environment are very complex and when it is not possible to find the best way of doing things, it provides the manager a way out. The likely behavior of the events, मतलब हो सकता है कि हमने जो artificial setting की है उसके अंदर किस तरीके से वेरिएबल्स जो हैं वो मूव करेंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, उनको इवेलुएट करना, उनको जांचना परखना और उसको आगे एक्सपेरिमेंट करना। तो ये सब चीज़ें हमें आर्टिफिशियल सेटिंग में ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि हमको कम नुकसान के साथ ही ये चीज़ें बता देगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क टेक्निक्स। तो इसमें आता ही है क्वेश्चन ये नेटवर्क टेक्निक्स पे कि PERT और CPM ये दो आपके नेटवर्क टेक्निक्स होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मेन काम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड जो है CPM और PERT है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसका तो फुल फॉर्म है ना, ये पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इनका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा कि ये कौन से किस में काम आते हैं, तो वो नेटवर्क टेक्निक्स में काम आते हैं डिसीजन मेकिंग के नेटवर्क टेक्निक्स में ये दोनों मेथड्स काम आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मेथड जो है वो हमें क्या बताता है, देखो क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कंसीडरेबल कॉस्ट एंड टाइम। जैसे बड़े बड़े डैम्स बनाना या रिंग रोड बनाना, रोड्स बनाना, किस तरीके से रोड्स को प्लान करोगे, फ्लाईओवर अगर बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, इन सब में बहुत खर्चा और बहुत टाइम का काम है। तो आपको कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसको प्रोजेक्ट को हम लें कि नहीं लें हाथ में, ये निकालने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए ये दोनों टेक्निक्स हैं PERT और CPM। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज बोथ, मतलब इन दोनों टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट और टाइम दोनों को मिनिमाइज करना। किसको, कॉस्ट मतलब कीमत और टाइम दोनों को मिनिमाइज करना और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालना ताकि सारे जो चीज़ें हैं वो हमें सीक्वेंस में मालूम पड़े कि एक स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, सीक्वेंस क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ जाएंगी उनके कंप्लीशन तक। तो ये दो मेथड्स होते हैं CPM और PERT जो हमें हाई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जिनमें कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी नेटवर्क टेक्निक्स। अब आते हैं हाँ, तो वेलकम बैक। अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी अपनी टेक्निक्स जो है वो देखी, कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो डिसीजन मेकिंग में यूज़ होती है। तो पहला था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा है यूरिस्टिक टेक्निक्स। अभी आगे आपने जो देखेंगे मॉडर्न टेक्निक्स, सॉरी। तो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी जो देखो पहली लाइन पे लिखा है, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आर एज फॉलोज। मिला क्या, पेज नंबर 261 पे सबसे पहली लाइन, 261 पे, 261 में पहली लाइन क्या लिखी है कि दो तरह के टेक्निक्स होती हैं, पहली है क्वांटिटेटिव और दूसरी है मॉडर्न। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो वो हमने देख ली अभी, लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, प्रोबेबिलिटी, गेम थ्योरी, इन सब में क्वांटिटी वाले टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये जो 6 टेक्निक्स पढ़ी ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। मतलब ये तो ये क्या था, ये सब हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आ गए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में आता है सबसे पहले क्रिएटिव टेक्निक्स। क्रिएटिव में सबसे पहले नाम सुना है क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग का? नहीं। नॉर्मली क्या करता है कि नॉर्मली जो एम्प्लॉयर है वो अपने सारे ग्रुप्स को बिठा लेगा, ये जो मैनेजर है वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को बिठा लेगा
वो बोलेगा ये देखो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। अब आपके दिमाग में पहला सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका, सब बताओ। एक एक करके सब बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि आपके दिमाग में वो सुनते से ही सबसे पहले क्या एक्शन यूज़ होता है। अब अकेले मैनेजर वो चीज़ से डील करे, उससे अच्छा ये है कि वो दूसरे से करके, अगर पार्टिसिपेटिव टेक्निक यूज़ करके एम्प्लॉयज़ की भी मदद ले तो उसको बहुत सारे सोल्यूशंस मिल सकते हैं। तो ये क्रिएटिव टेक्निक होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये रूटीन प्रॉब्लम्स है तो उसमें क्या होता है, रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर बना हुआ रहता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ये कर लो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम है, नॉन रूटीन प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना होता है, क्रिएटिव टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, क्रिएटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज। हाँ बस 4 है। तो सबसे पहला है क्रिएटिव टेक्निक, तो ये नॉन प्रॉब्लम डिसीजंस के लिए होता है। फिर है आपका पार्टिसिपेटिव, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक्स, लिखा है ना इसमें। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ब्रेन टू फाइंड डिफरेंट आइडियाज विच कैन सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। ये ग्रुप बेस्ड टेक्निक है और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप को, सारे ग्रुप को बोलते हैं आपके दिमाग में जो चीज़ पहले आ रही है वो सब करो, वो आप सॉल्यूशंस बताओ। तो ये होता है हमारा क्रिएटिव टेक्निक। सेकेंड है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। पार्टिसिपेटिव टेक्निक मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसको आप पार्टिसिपेटिव टेक्निक बोलते हो। मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, हम शेयर्स बांट देते हैं कंपनी के। क्या उससे क्या होता है कि उनमें ये आता है कि अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमारी कंपनी अच्छा काम करेगी, तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम इससे पार्टिसिपेशन से क्या हो सकता है, लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच आता है काम करने के लिए। उनको आप बोल सकते हो कि हाँ आप काम करोगे तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, उनका मोरल बढ़ता है और रिजल्ट जो है वो ज़्यादा टाइमली होता है। ठीक है, तो ये था पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन बता रहे हो आप। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तीसरा है आपका ह्यूरिस्टिक टेक्निक। इसको देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ एरर, ट्रायल एंड एरर टेक्निक। वो आपको पता है ना तुक्का लगाना, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो वो क्या होता है, उसको ही बोलते हैं ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप गेस तो कर रहे हो, आपको परफेक्ट सोल्यूशन किसी का नहीं पता है, पर आप उन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बेस्ट जो आपको लग रहा है कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है उसको मार्क कर देते हो। तो वही चीज़ ये बोल रहा है ह्यूरिस्टिक टेक्निक में कि ये ट्रायल एंड एरर का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है जिसमें आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे। ठीक है, धीरे धीरे करके। आप नॉर्मली जो अभी तक करते आए हो वो नहीं करते हो, आप नॉर्मली क्या करते हो, अब इसके अंदर तुक्का मारते हो, ट्रायल एंड एरर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक्स थी जो मॉडर्न टेक्निक्स में आती हैं। पहला है क्रिएटिव टेक्निक, मतलब जिसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा, जो ग्रुप एक्टिविटी होती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजर करता है। सेकंड हमने क्या देखा, पार्टिसिपेटिव टेक्निक, तो पार्टिसिपेशन आप इन्वॉल्व करते हो एम्प्लॉयज़ का। और तीसरा ह्यूरिस्टिक टेक्निक, ह्यूरिस्टिक टेक्निक में आप क्या कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग का चैप्टर। ओके, इसके नीचे का तो नहीं पढ़ना है गाइडलाइंस, इट्स ओके। चलिए, इसके साथ हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सिलेबस भी आज फिनिश होता है।